हेलो बच्चों। तो आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 6 और आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा, आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो आइए हेडिंग डाल लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब कोई डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा। तो डायपोल मोमेंट क्या होता था, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे कोई चार्ज है प्लस क्यू चार्ज। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस का सेंटर हम ओ ले लेते थे, है ना, और सेंटर से चार्ज का डिस्टेंस एल ले लेते थे। तो डायपोल मोमेंट होता था P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल। ये जो डायपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी होता है। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन फिजिक्स में निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन फिजिक्स में निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। अब हम इस डायपोल मोमेंट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जा रहे हैं। आइए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमने बनाया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस डायपोल को रखेंगे। तो यहाँ पे हम एक डायपोल को रख दिए। यहाँ पे लिए हम प्लस क्यू चार्ज, यहाँ ले लिए प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे लिए माइनस क्यू चार्ज। अच्छा, डायपोल के बीच का सेंटर हम ओ ले लिए। अच्छा, सेंटर से चार्ज का डिस्टेंस एल ले लिए, है ना। डायपोल के डिस्टेंस का सेंटर हम ओ ले लिए, सेंटर से चार्ज का डिस्टेंस एल होता है। अच्छा, अब हम इस डायपोल को घुमा दिए, पकड़ के रोटेट कर दिए, घुमा दिए। अब इस डायपोल को घुमाने में जो वर्क डन होगा, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो एक्चुअली में फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट का डिफाइंड ही नहीं है। फिजिक्स में डिफाइंड है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डेल यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर इसको हम लिख सकते हैं पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। निगेटिव वर्क डन बाय चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू होता है निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर लिख सकते हैं पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ये हमेशा ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। ये तब ट्रू होगा जब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा हो, या फिर जब स्पीड चेंज नहीं हो रहा हो, तब ये ट्रू होगा। ठीक है, तो हम ये हमेशा ट्रू होगा, तो हम इसी को लेकर के चलेंगे। तो अब इस डायपोल में, ये जो डायपोल है इस पे ये प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू। जब भी कोई चार्ज किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है। अगर चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में।
पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, निगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स जो होगा इसका नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर होगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो 0 आ गया, तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है तब इसको लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे किस तरह का डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये रोटेट करेगा ना, घूमेगा ना, तो इसमें कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा टाउ टॉर्क डॉट थीटा, टॉर्क डॉट थीटा। अच्छा, ये जो टॉर्क है, टॉर्क बराबर होता है, टॉर्क बराबर होता है पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। तो ये जो थीटा होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल होता है। थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट। थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल होता है। अच्छा, पहले नोट कर लें, इसको छाप लें, इसको छाप लिए, मिटा दे। चलिए, अब हम क्या किए कि इस डायपोल को, मान लो ये थीटा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल ही होता है थीटा। अब हम क्या किए, इस डायपोल को पकड़ के रोटेट कर दिए, है ना। डायपोल को पकड़ के मान लो ऐसे रोटेट कर दिए, डायपोल को ऐसे रोटेट कर दिए। डायपोल को मान लो ये θ1 है, ये θ1 है, θ1 से θ2 डिग्री रोटेट कर दिए, θ1 से θ2 डिग्री रोटेट कर दिए। जब इसको रोटेट किए तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज, और निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा माइनस क्यू, है ना। तो इसको रोटेट कर दिए, क्या किए, रोटेट कर दिए। रोटेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, रोटेशन θ1 से θ2 तक हो रहा है। रोटेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, θ1 से, पहले θ1 का कौन बना रहा था, एंगल बना रहा था। अब θ1 एंगल से इसको रोटेट करके θ2 एंगल कर दिए। θ1 से θ2 रोटेशन हो रहा है। अच्छा, किस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन जो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है ना। अच्छा, इसमें टॉर्क किधर लगेगा बच्चों, टॉर्क लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। टॉर्क किधर लगेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा। टॉर्क ऐसे लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको तुम इधर खींचोगे, इसको इधर खींचोगे तो ये ऐसे घूम नहीं जाएगा। मान लो ये डायपोल है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है। जैसे इसको खींचेंगे दोनों तरफ फोर्स लगेगा, ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। अरे इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इसको खींचेंगे तो ये इधर घूम जाएगा। तो टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है, टॉर्क का जो डायरेक्शन है, टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। अच्छा, तो अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू, क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम? देखो ये जो फॉर्मूला होता है 11th में हम लोग पढ़े थे कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये कांस्टेंट टर्म के लिए होता है। किसके लिए? कांस्टेंट टर्म के लिए। अगर वेरिएबल टर्म होगा तो उसके लिए वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो वेरिएबल टर्म के लिए हम लोग 11th में वर्क डन निकालते थे, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। मान लो डिस्प्लेसमेंट x1 से x2 हुआ, x1 से इसका लिमिट x2 ले लेंगे। तो वेरिएबल टर्म के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते थे वर्क डन निकालने के लिए, तो यहाँ पर भी वेरिएबल टर्म है, तो इसका वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। कहाँ से कहाँ रोटेशन हो रहा है? θ1 से θ2, तो सबसे पहले इसका लिमिट ले लो θ1 से θ2। अच्छा, अब इसका वर्क डन होगा टाउ डॉट डी थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? टाउ डॉट डी थीटा, है ना। अच्छा, तो अब इज इक्वल टू होगा, ये वेरिएबल टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है, पी साइन थीटा वेरिएबल टर्म है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे डी थीटा वाला, नहीं तो अदरवाइज कांस्टेंट टर्म होता तो ये यूज करते हैं। हाँ, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होगा θ1 से θ2 टाउ डॉट टाउ कॉस थीटा डी थीटा, है ना। डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आएगा, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आएगा। अच्छा, थीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चों? थीटा कितना लेंगे हम? देखो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, तो थीटा होगा 180 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। तो थीटा 180 डिग्री होगा। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस 180 डिग्री का वैल्यू, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होगा इंटीग्रेशन θ1 से θ2 तक टॉर्क डी थीटा। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। कितना होता है? -1। तब इस माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस को बाहर निकालो। और टॉर्क का वैल्यू कितना था? टाउ बराबर था पी ई साइन थीटा, इसको यहाँ पे पुट कर दो। अब माइनस θ1 से θ2, टाउ का वैल्यू कितना है? पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब पी ई भी हमारा कांस्टेंट टर्म है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको भी बाहर निकाल लो। तो माइनस पी ई बाहर आ गया, θ1 से θ2 को, और अंदर बच गया साइन थीटा, साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों, माइनस पी ई को कॉमन ले लो। साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2 तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, उसको मिटा दें। अच्छा,
तो अब माइनस को भी बाहर निकाल लो तो माइनस माइनस बाहर में प्लस हो जाएगा, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकल के आएगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू PE cos θ2 माइनस cos θ1। PE cos θ2 माइनस cos θ1। क्लियर है? ठीक है। अब वर्क डन बराबर हम लोग क्या निकाले थे? वर्क डन बाय इसको मिटा दें। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर कितना निकल के आया? PE cos θ2 माइनस PE cos θ1। तो यहाँ से बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू U फाइनल की जगह पे क्या है? θ2 माइनस U θ1 इज इक्वल टू आएगा निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आया? PE cos θ2 माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। तो माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। छाप ले, इसको छाप ले, पहले छाप लिए, मिटा दे। छाप लो जल्दी जल्दी। U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो U फाइनल हमारा θ2 है, इनिशियल θ1 है, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या निकल गया है? PE cos θ2 माइनस cos θ1। इसके आगे निगेटिव लगा दो तो यही हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। चलिए हाँ, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल के आया? U फाइनल माइनस U इनिशियल, फाइनल की जगह पे थीटा लिख दो, U θ2 माइनस U θ1 इज इक्वल टू निगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स PE माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1, यही निकल के आया था। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है हमको। तो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इसमें से किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जीरो करना होगा। हमें किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इसमें से किसी एक पॉइंट को जीरो होना पड़ेगा, तब ही जाके हम किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमने कहा था कि किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम क्या करेंगे किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए? तो हम कुछ ऐसा करें कि किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। लेट हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, U 90 डिग्री, पोटेंशियल एट 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये एज्यूम किया है हमने, एजम्पशन है ये, इसको हमने एज्यूम किया है।
एज्यूम क्या है, एजम्पशन है, क्लियर कट एजम्पशन है ये। तो अब हम थीटा वन को 90 डिग्री मान लिए और ये भी मान लिए कि 90 डिग्री पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, 90 डिग्री पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 0 होता है। तो अब देखो कैसे किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकलता है। u थीटा 2 माइनस u थीटा वन की जगह पे हमने 90 माना है, तो u 90 डिग्री 90 डिग्री इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस 90 डिग्री अच्छा, हमने क्या माना कि 90 डिग्री का पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा u थीटा 2 बराबर u थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस पी ई, ये तो 0 हो गया, माइनस पी ई कॉस थीटा 2। अच्छा, क्या कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस 90 डिग्री कॉस 90 बराबर होता है 0, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, तो कॉस 90 भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से पी ई बराबर निकल के u थीटा 2 बराबर निकल के आएगा माइनस पी ई कॉस थीटा 2, माइनस पी ई कॉस थीटा 2। ये हमारा किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गया। थीटा 2 पर पोटेंशियल एनर्जी होता है, थीटा 2 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी होगा पी ई कॉस माइनस पी ई कॉस थीटा 2, है ना। हमने क्या देखा कि किसी थीटा एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस पी ई कॉस थीटा। किसी थीटा एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस पी ई कॉस थीटा। मान लो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो कॉस पी ई थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी एट 0 डिग्री होगा माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री, है ना। तो इसको रट लेना, ये हमारा किसी थीटा डिग्री का पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गया। किसी थीटा डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u थीटा इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। ये लो, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, है ना। तो किसी थीटा डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी या तो माइनस पी ई कॉस थीटा होगा या फिर माइनस पी डॉट पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर होगा। छाप लें इसको, जल्दी छाप लें, छाप लिए, मिटाते हैं। ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी की बात, है ना। किसी थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकालेंगे। तो अब अगर पूछ ले बच्चों, ये भी पूछ सकता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस दिया हुआ हो, और पूछ सकता है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, ये तो पूछ ही सकता है। तो हेडिंग डाल लीजिए वर्क डन इन रोटेटिंग an electric dipole in a uniform electric field, work done in rotating dipole in a uniform electric field। जब कोई डायपोल मूवमेंट किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उसकी वजह से वर्क डन कितना होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अभी हम पढ़े हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू होगा निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स
या फिर निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अच्छा, तो अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालेंगे? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, या फिर थीटा के टर्म में भी यूज कर सकते हैं यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या निकाले थे अभी हम लोग? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना निकाले थे? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकाले थे पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यही तो निकाले थे। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकाले थे पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तब फिर थीटा के टर्म में भी यूज कर सकते हैं यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों ही सेम बात है। अच्छा, अब इसको यहाँ पे पुट कर दो तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकल जाएगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इतना हुआ, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू फाइनल थीटा 2 माइनस यू थीटा 1, यही तो होगा। अगर क्वेश्चन में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दिया हो तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे निकाल लेंगे, है ना? क्लियर है? इतना याद रखना कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निगेटिव आएगा और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव आएगा। दोनों तो होगा सेम, बट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निगेटिव में होगा और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव होगा। बस इतना याद रखना। क्लियर है? छाप लें, इसको छाप लें। छाप लिए, मिटा दें। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन हम क्या निकालते हैं? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स से निकाले थे पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अच्छा, अगर क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस दिया हुआ हो तो वर्क डन निकालने कहा दे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला ये है ना। चलिए ठीक है। अब तक हम लोग क्या पढ़े हैं बच्चों कि अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो यहाँ पे कैसे बना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पे लिए माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे लिए प्लस क्यू चार्ज, ये डाइपोल मोमेंट का सेंटर O है। अच्छा, सेंटर से चार्ज का डिस्टेंस L है, ये भी L है। अच्छा, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में QE, निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में QE, है ना। तो अब तक हम लोग पढ़ा है कि डाइपोल मोमेंट बराबर होगा, डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। अच्छा, टॉर्क बराबर क्या पढ़े? टॉर्क इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, या फिर
टॉर्क इज इक्वल टू लिख सकते हैं पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। अच्छा, और क्या पढ़े हम लोग, और क्या पढ़े? पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा एंगल इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। और हमने ये भी एज्यूम किया था कि किसी थीटा डिग्री, सॉरी हमने क्या एज्यूम किया था, हाँ हमने ये एज्यूम किया था कि पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसको मत भूलना कि हमने एज्यूम किया था कि पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री का 0 होता है, तभी किसी एक एंगल का पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाए। ये सब हम लोग पढ़े थे। और हमने ये भी पढ़ा है कि इस पे जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स 0 होता है, टोटल फोर्स नेट फोर्स इस पे 0 होता है। अब इसी को लेते हुए हम 3 केस देखेंगे। केस वन, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। केस 1 जब थीटा 0 डिग्री होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिए। अब इसमें हम एक डाइपोल को रख दिए, यहाँ ये रहा डाइपोल, इसको बोला ओ, ये एल एल। अच्छा, यहाँ पे लिए प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे लिए माइनस क्यू चार्ज। अच्छा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का वही डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का भी है। तो मतलब एंगल हुआ 0 डिग्री। अच्छा, तो अब बताओ कि टॉर्क कितना होगा? टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? साइन 0 डिग्री होता है 0, तो टॉर्क हो जाएगा इस पे 0, टॉर्क 0 हो जाएगा। टोटल फोर्स एफ नेट तो 0 होगा ही, एफ नेट जब अगर टोटल फोर्स भी 0 होगा। जब कोई डाइपोल मूवमेंट किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल मूवमेंट होगा तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो यू एट 0 डिग्री, 0 डिग्री का पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है बच्चों? 1। तो यू एट 0 डिग्री इज इक्वल टू माइनस पी ई। 0 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। कितना होता है? मिनिमम। 0 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, किस पे? 0 डिग्री पे। अच्छा ठीक, अब केस सेकंड लेने जा रहे हैं। केस सेकंड एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, हम यहाँ पे रख दिया एक डाइपोल को, ये माइनस क्यू प्लस क्यू। अच्छा, ये हमारा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट है 90 डिग्री। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। अच्छा, तो इसका टॉर्क कितना होगा बच्चों? टॉर्क बराबर होगा पी ई साइन थीटा। पी ई साइन 90 डिग्री, तो टॉर्क होगा पी ई। कितना होगा टॉर्क? पी ई, टॉर्क होगा पी ई, आई थिंक, जो कि मैक्सिमम होना चाहिए। खैर एनीवे, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? यू एट 90 डिग्री, 90 डिग्री का पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस पी ई कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 बराबर बच्चों 0 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, और नेट फोर्स तो 0 होगा ही होगा। एफ नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे है। ठीक है। इसके बाद एक और केस लेंगे, जब थीटा, मिटा दें, जब एंगल
180 डिग्री होगा। चलो इसी में बना लेते हैं, है ना। मान लो ये डायपोल मोमेंट है, यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अच्छा, केस थर्ड, तीसरा केस है जब एंगल 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो एंगल बनेगा 180 डिग्री। अच्छा, तो इसमें टॉर्क कितना होगा बच्चों? इसमें टॉर्क होगा, एक मिनट, हाँ, तो जब थीटा 180 डिग्री होगा तो टाउ कितना होगा, टॉर्क कितना होगा? टॉर्क बराबर होगा पी ई साइन 180 डिग्री। पी ई साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? वो 0 होता है। साइन 180 डिग्री बराबर 0, तो टॉर्क हमारा 0 हो जाएगा। अच्छा, नेट फोर्स है तो इसमें भी 0 होगा, एफ नेट। टोटल फोर्स इसमें भी 0 ही होगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो 180 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री। 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री का वैल्यू बच्चों -1, साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1। तो यहाँ से थीटा पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल 180 डिग्री इज इक्वल टू होगा माइनस पी ई -1, है ना। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो इसको प्लस पी ई, है ना, प्लस पी ई। तो ये हमारा 180 डिग्री पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितना डिग्री पे होगा? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा 0 डिग्री पे माइनस पीई, और मैक्सिमम होगा 180 डिग्री पे प्लस पीई। अच्छा, टॉर्क मैक्सिमम कहाँ पे होगा? टॉर्क मैक्सिमम होगा 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम होगा, और 180 डिग्री पे भी 0 हो रहा है, और 0 डिग्री पर भी 0 हो रहा है। एक्चुअली बच्चों इसको, ये जो टॉर्क 0 है तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। किस केस में? इक्विलिब्रियम। ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में। बट फर्क इतना है कि ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है ना, दोनों ही इक्विलिब्रियम में है। बट फर्क इतना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। मतलब इसमें जैसे ही डायपोल को रोटेट करेंगे कि ये फिर से अपने पहले वाले पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन इसमें जो डायपोल को रोटेट करेंगे ये अपने पहले वाले पोजीशन में नहीं आएगा। मान लो जैसे यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे मान लो कोई बॉल रखा हुआ है ऐसे। अब इस बॉल को जैसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ये फिर अपने पहले वाले पोजीशन पे नहीं आएगा। और मान लो यहाँ पे भी कोई बॉडी है, इस पे भी कोई बॉल रखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे नहीं, इस पे भी कोई बॉल रखा हुआ है यहाँ पे अंदर में। तो इसको जैसे डिस्प्लेस करेंगे, जैसे डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ये पहले वाले पोजीशन में फिर से वापस आ जाएगा, ये पहले वाले पोजीशन में फिर से वापस आ जाएगा, इसलिए इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये पहले वाले कंडीशन में, पहले वाले पोजीशन में वापस नहीं आएगा, इसलिए इसको अनस्टेबल कंडीशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहीं पे समाप्त करते हैं आज हम लोग अपने लेक्चर को। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।